नमस्कार सभी को। आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने इस YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज हम जो अपनी पीडी पाठक द्वारा रचित शिक्षा मनोविज्ञान की जो पुस्तक है उसका चैप्टर नंबर 4 और वीडियो नंबर 4 आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहे हैं। इसमें हम देखने वाले हैं कि शिक्षक के लिए शिक्षा मनोविज्ञान की क्या उपयोगिता है। तो उसकी उपयोगिता जो है वो हम आज देखने वाले हैं। हर एग्ज़ाम की दृष्टि से ये टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है। सबसे पहले हम इसकी भूमिका में देखें तो स्किनर महोदय के शब्दों में हम देखते हैं कि हमारी संस्कृति को समझने के लिए शिक्षकों को छात्रों को समझने की बहुत ही आवश्यकता है कि एक शिक्षक जब तक छात्रों को नहीं समझेगा तब तक उसका ज्ञान अधूरा है। उन्हें छात्रों के पथ प्रदर्शकों के रूप में अपने को समझने की बहुत ही आवश्यकता है। इस प्रकार के समझने में मनोविज्ञान जो है वो बहुत योग दे सकता है। तो एक शिक्षक के लिए मनोविज्ञान की क्या भूमिका होनी चाहिए वो इसमें बताया गया है। फिर आगे देखें, स्किनर के इन शब्दों से स्पष्ट हो जाता है कि शिक्षक के लिए शिक्षा मनोविज्ञान का जो ज्ञान है वो बहुत ही आवश्यक, उपयोगी और महत्वपूर्ण है। कक्षा शिक्षण और बालकों के दैनिक संपर्क में मनोविज्ञान का प्रयोग किए बिना वह अपने कार्य को कुशलता से संपन्न नहीं कर सकता। अगर शिक्षक को अपने कार्य को कुशलता से संपन्न करना है तो उसको शिक्षा मनोविज्ञान का ज्ञान होना जरूरी है। अपने शिक्षण कार्य को सफल और छात्रों के सीखने को लाभप्रद बनाने के लिए उसे मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों का अनिवार्य रूप से प्रयोग करना चाहिए। इसी तथ्य को ध्यान में रखते हुए एलिस क्रो ने विचार दिया है कि शिक्षक को अपने शिक्षण में उन मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों का प्रयोग करने के लिए तैयार रहना चाहिए जो सफल शिक्षण और फलोत्पादक अधिगम के लिए अनिवार्य हैं। तो इन्होंने एलिस क्रो ने क्या कहा है कि शिक्षक अपने शिक्षण को तभी प्रभावशाली बना सकता है जब वो नए नए सिद्धांतों का प्रयोग अपने शिक्षण में करता है। इससे उसका जो शिक्षण है वो सफल हो जाता है और उसे सही फल की प्राप्ति हो जाती है। आगे हम देखें तो इसमें आगे शिक्षक के लिए मनोविज्ञान की क्या उपयोगिता है ये हम देखने वाले हैं। तो शिक्षक के लिए मनोविज्ञान की क्या उपयोगिता है, वह इसका प्रयोग किस प्रकार कर सकता है, उसको इससे किस प्रकार सहायता मिल सकती है, हम और इनसे संबंधित अन्य प्रश्नों पर निम्नलिखित पंक्तियों में अपने विचारों को हम यहाँ आपके सामने प्रकट कर रहे हैं। पहला है शिक्षक के लिए मनोविज्ञान की उपयोगिता का पहला महत्वपूर्ण बिंदु है स्वयं का ज्ञान व तैयारी। व्यक्ति किसी कार्य को करने में तभी सफल होता है जब उसमें उस कार्य को करने की योग्यता होती है। अगर उस व्यक्ति में उस कार्य को करने की योग्यता नहीं है तो वह उस काम में सफल नहीं हो सकता। मनोविज्ञान या शिक्षक मनोविज्ञान या शिक्षा मनोविज्ञान की सहायता से अध्यापक अपने स्वभाव, बुद्धि स्तर, व्यवहार योग्य आदि का ज्ञान प्राप्त करता है। यह ज्ञान उसे अपने शिक्षण कार्य में सफल बनाने में सहायता देता है और इस प्रकार उसकी व्यावसायिक तैयारी में अतिशय योग दे सकता है। तो इस बिंदु से संबंधित स्किनर महोदय ने क्या कहा है कि शिक्षा मनोविज्ञान जो है ये अध्यापकों की तैयारी की आधारशिला है। कई एग्जामों में ये क्वेश्चन आ चुका है कि अध्यापकों की तैयारी की आधारशिला शिक्षा मनोविज्ञान है। ये किसने कहा, तो ये स्किनर महोदय के द्वारा कहा गया है। दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु है बाल विकास का ज्ञान। मनोविज्ञान के
अध्ययन में शिक्षक को बाल विकास की विभिन्न अवस्थाओं का ज्ञान हो जाता है। वह इन अवस्थाओं में बालक की शारीरिक, मानसिक, सामाजिक आदि विशेषताओं से वो परिचित हो जाता है। इन विशेषताओं को ध्यान में रखकर विभिन्न अवस्थाओं के बालकों के लिए पाठ विषयों और क्रियाओं का चुनाव करने में सफलता प्राप्त कर सकता है। अगला महत्वपूर्ण बिंदु है बाल स्वभाव व व्यवहार का ज्ञान। शिक्षा मनोविज्ञान अध्यापक बालक के स्वभाव और व्यवहार से अवगत कराता है। इन दोनों बातों के आधार पर बालक की जो मूल प्रवृत्तियां और संवेग होते हैं वो उसके शिक्षा मनोविज्ञान के व्यवहार से संबंधित होते हैं। अध्यापक विभिन्न अवस्थाओं में बालक की मूल प्रवृत्तियों और संवेगों से परिचित होने के कारण उनका अधिक उत्तम शिक्षण और निर्देशन करने में वो सफल होता है। रायबरन महोदय ने बाल स्वभाव व व्यवहार के ज्ञान के बारे में क्या कहा है कि हमें बालक के स्वभाव और व्यवहार का जितना अधिक ज्ञान होता है उतना ही अधिक प्रभावपूर्ण बालक से हमारा संबंध हो जाता है। मनोविज्ञान हमें यह ज्ञान प्राप्त करने में सहायता दे सकता है। अगली क्या उपयोगिता है वह है बालकों का चरित्र निर्माण। शिक्षा मनोविज्ञान जो है ये बालकों के चरित्र निर्माण में सहायता देता है। यह शिक्षक को उन विधियों को बताता है जिनका प्रयोग करके शिक्षक अपने कार्यों में नैतिक गुणों का विकास कर सकता है। अगली जो उपयोगिता है वह है बालकों का ज्ञान। शिक्षक अपने कर्तव्यों का कुशलता से पालन तभी कर सकता है जब उसे अपने छात्रों का पूर्ण ज्ञान हो। अगर शिक्षक को छात्रों का ज्ञान नहीं है तो वो अपने शिक्षण कार्य को सफल नहीं बना सकता। वह भले ही अपने विषय और उसके शिक्षण में अद्वितीय योग्यता रखता हो, कौन? शिक्षक। पर यदि उसे अपने छात्रों का ज्ञान ही नहीं है तो उसे पग पग पर निराशा को अपनी सहचरी बनाना पड़ता है कि उसके पास किताबी ज्ञान तो बहुत है मगर विद्यार्थी का ज्ञान उसमें नहीं है तो वो एक अप्रभावी शिक्षण होता है। किसी विषय में उसके शिक्षण में योग्यता होना एक बात है पर उनको छात्रों की रुचियों और क्षमताओं के अनुकूल बनाना दूसरी बात है। कि अकेला शिक्षक का योग्य होना ही जरूरी नहीं है बल्कि उस शिक्षक को छात्रों की रुचियों और क्षमताओं का ज्ञान भी होना चाहिए। अतः डगलस एंड हॉलैंड ने क्या कहा है कि क्योंकि शिक्षा मनोविज्ञान का संबंध जो है वो छात्रों के अध्ययन से है अतः यह उन व्यक्तियों के ज्ञान का महत्वपूर्ण अंग प्रतीत होता है जो शिक्षण कार्य करना चाहते हैं। फिर अगली जो उपयोगिता है वह है बालकों की आवश्यकताओं का ज्ञान। विद्यालयों में शिक्षा ग्रहण करने वाले बालकों की कुछ आवश्यकताएं अवश्य होती हैं। वो कौन कौन सी हैं? जैसे प्रेम, आत्मसम्मान, स्वतंत्रता और किए जाने वाले कार्यों की स्वीकृति की आवश्यकता। तो ये बालकों की कुछ आवश्यकताएं होती हैं। यदि उनकी ये आवश्यकताएं पूर्ण कर दी जाती हैं तो वे संतुष्ट हो जाते हैं और फलस्वरूप उनका विकास स्वाभाविक ढंग से होता है। अगर उनकी आवश्यकताएं पूर्ण नहीं होती हैं तो उनका जो स्वाभाविक विकास है वो सही तरीके से नहीं हो पाता है। शिक्षा मनोविज्ञान अध्यापक को बालकों की इन आवश्यकताओं से अवगत करता है। स्किनर महोदय ने कहा है कि अध्यापक शिक्षा मनोविज्ञान से प्रत्येक छात्र की अनोखी आवश्यकताओं के बारे में बहुत कुछ सीख सकते हैं। अगली जो उपयोगिता है वह है बालकों की व्यक्तिगत विभिन्नताओं का ज्ञान।
मनोविज्ञान की खोजों ने ये सिद्ध कर दिया है कि बालकों की रुचियों, योग्यताओं, क्षमताओं आदि में अंतर होता है कि दो बालक कभी भी समान नहीं होते। उनमें या तो रुचियों में अंतर होगा, या उनकी योग्यताओं में अंतर पाया जाएगा, या उनकी क्षमताओं में अंतर पाया जाता है। शिक्षक को कक्षा में ऐसे ही बालकों को शिक्षा देनी पड़ती है जो व्यक्तिगत विभिन्नताएं वाले हैं। वह अपने इस कार्य को तभी सफल बना सकता है जब वह मनोविज्ञान का अध्ययन करके उनकी व्यक्तिगत विभिन्नताओं को पूर्ण रूपेण परिचित हो जाए। अगली जो उपयोगिता है वह है बालकों की मूल प्रवृत्तियों का ज्ञान। इसके बारे में मैकडोगल महोदय ने कहा है कि मूल प्रवृत्तियां जो हैं ये संपूर्ण मानव व्यवहार की चालक होती हैं। तो मूल प्रवृत्तियों को संपूर्ण मानव व्यवहार की चालक किसने बताया है? मैकडोगल ने बताया है। शिक्षा मनोविज्ञान अध्यापक को बताता है कि मूल प्रवृत्तियां जो हैं ये विभिन्न आयु के बालकों में किस प्रकार के व्यवहार का कारण होती हैं। यह ज्ञान शिक्षक के लिए बहुत लाभदायक होता है, क्योंकि शिक्षक जो है ये बालकों के व्यवहार के कारणों को समझकर उसमें वांछित परिवर्तन कर सकता है। इस प्रकार वह उनका, समाज का, विद्यालय का, सभी का हित वो कर सकता है। अगली जो उपयोगिता है वह है बालकों के व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास। इसमें बताया गया है कि शिक्षा का एक मुख्य उद्देश्य जो है वो बालकों के व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास करना होता है। इस उद्देश्य की प्राप्ति में शिक्षा मनोविज्ञान अतिशय योग देता है। यह शिक्षक को उन विधियों की जानकारी प्रदान करता है जिनका प्रयोग करने से बालकों के व्यक्तित्व का चतुर्मुखी विकास किया जा सकता है। अगली जो उपयोगिता है वह है कक्षा की समस्याओं का समाधान। कक्षा कक्ष की मुख्य समस्याएं जो हैं वो हैं अनुशासनहीनता, बाल अपराध, समस्यात्मक बालक, छात्रों का पिछड़ापन। तो ये कक्षा कक्ष की प्रमुख समस्याएं हैं जो एक अध्यापक को इनका सामना करना पड़ता है। मनोविज्ञान के अंतर्गत क्या करते हैं, इसमें इन समस्याओं के कारणों को शिक्षक खोजता है और फिर इनको दूर करने की कुछ सीमा तक वो शिक्षा मनोविज्ञान की सहायता लेता है। डेविस महोदय ने क्या कहा है कि मनोविज्ञान ने कक्षा कक्ष की दैनिक समस्याओं का समाधान करने में बहुत कम योग दिया है। अगली जो शिक्षक की शिक्षा मनोविज्ञान की प्रमुख उपयोगिता है वह है अनुशासन में सहायता। कि शिक्षा मनोविज्ञान एक अध्यापक को किस प्रकार की सहायता देता है। शिक्षा मनोविज्ञान अध्यापक को अनुशासन स्थापित करने और रखने की अनेक नवीन विधियां बताता है। इस संबंध में मेलवी ने क्या लिखा है कि जो शिक्षक अपने छात्रों की रुचि के अनुसार शिक्षा देता है उनके सामने अनुशासन की कठिनाइयाँ बहुत कम आती हैं। कि अगर छात्रों की जिस विधि से पढ़ने की इच्छा है, छात्र उसी विधि का प्रयोग करके अगर बच्चों को पढ़ाता है तो जो कक्षा है वो अनुशासित रहती है। जब हम पाठ्यक्रम, शिक्षण विधियों और शिक्षण सामग्री में सुधार करते हैं तब हम अनुशासन की समस्याओं का पर्याप्त समाधान कर देते हैं या उनका अंत कर देते हैं। अगली जो उपयोगिता है वह है उपयोगी पाठ्यक्रम का निर्माण। विकास की विभिन्न अवस्थाओं में बालकों की रुचियाँ, प्रवृत्तियाँ और आवश्यकताएं जो हैं वो विभिन्न होती हैं, अलग अलग होती हैं। मनोविज्ञान इन बातों का ज्ञान प्रदान करके अध्यापक को विभिन्न अवस्थाओं के बालकों के लिए उपयोगी पाठ्यक्रम का निर्माण करने में सहायता देता है। स्किनर महोदय ने क्या कहा है कि उपयोगी पाठ्यक्रम बालकों के विकास, व्यक्तिगत विभिन्नताओं, प्रेरणा, मूल्यों और सीखने के सिद्धांतों के अनुसार मनोविज्ञान पर आधारित
होना आवश्यक है। अगली जो उपयोगिता है वह है उचित शिक्षण विधियों का प्रयोग। शिक्षा मनोविज्ञान जो है ये अध्यापक को ये बताता है कि विभिन्न परिस्थितियों में बालकों को सरलतापूर्वक सिखाने के लिए कौन सी शिक्षण विधियां सबसे अधिक उचित और उपयोगी हो सकती हैं, और शिक्षक उन्हीं विधियों का प्रयोग अपने शिक्षण में करता है। स्किनर महोदय ने कहा है कि शिक्षा मनोविज्ञान जो है ये अध्यापक को शिक्षण विधियों का चुनाव करने में सहायता देने के लिए सीखने के अनेक सिद्धांत प्रस्तुत करता है। अगला जो महत्वपूर्ण बिंदु है उपयोगिता का वह है मूल्यांकन की नई विधियों का प्रयोग। मूल्यांकन छात्र और अध्यापक दोनों के लिए ही आवश्यक है। छात्र के लिए इसलिए आवश्यक है कि उसने अभी तक क्या सीखा है, और अध्यापक के लिए इसलिए यह आवश्यक है कि उसने जो कुछ भी छात्रों को सिखाया है वो उन्होंने कहाँ तक ग्रहण किया है। छात्र यह जानना चाहता है कि उसने कितना ज्ञान प्राप्त किया है, और शिक्षक यह जानना चाहता है कि वह छात्र को ज्ञान प्रदान करने में किस सीमा तक सफल हुआ है। शिक्षा मनोविज्ञान मूल्यांकन की ऐसी अनेक विधियां बताता है जिनका प्रयोग करने से छात्र अपनी प्रगति का और शिक्षक जो है वो छात्र की प्रगति का अनुमान लगा सकते हैं। शिक्षक को होने वाले एक अन्य लाभ के बारे में स्किनर महोदय ने लिखा है कि शिक्षा मनोविज्ञान का जो ज्ञान है वो शिक्षक को शिक्षक के रूप में अपनी स्वयं की कुशलता का मूल्यांकन करने में सहायता देता है। फिर आगे उपसंहार आ जाता है। इसमें सारांश के रूप में बताया गया है कि शिक्षक की सफलता का जो रहस्य है वो उसका मनोविज्ञान का ज्ञान माना जाता है। इस ज्ञान का आश्रय लिए बिना उसे अकुशलता और असफलता के बीच से गुजरकर अपने स्वाभाविक जीवन की यात्रा समाप्त करनी पड़ती है। हमारा अकाट्य तर्क यह है कि मनोविज्ञान उसे अपने कर्तव्यों और दायित्वों का पालन करने में हर घड़ी सहायता और मार्ग प्रदर्शन करता है। इस तर्क के कुछ समर्थकों के विचार नीचे दिए गए हैं। इसमें सबसे पहला विचार हम कुप्पुस्वामी का देख लेते हैं। उन्होंने कहा है कि मनोविज्ञान जो है ये शिक्षक को अनेक धारणाएं और सिद्धांत प्रदान करके उसकी उन्नति में योग देता है। फिर कोलेस्निक महोदय ने क्या कहा है कि शिक्षा मनोविज्ञान जो है ये शिक्षक विशेष को यह निर्णय करने में सहायता दे सकता है कि वह विशिष्ट परिस्थितियों में अपनी विशिष्ट समस्याओं का समाधान किस प्रकार करे। ब्लेयर ने लिखा है कि मनोविज्ञान निरूपण की विधियों में अप्रशिक्षित कोई भी व्यक्ति संभवतः उन कार्यों और कर्तव्यों का पालन नहीं कर सकता है जिनका उत्तरदायित्व शिक्षकों पर होता है। फिर अगला है गैरिसन महोदय। गैरिसन व अन्य ने कहा कि यदि हम मनोविज्ञान हैं तो हमको इस बात का पहले ही ज्ञान हो जाता है कि कुछ शिक्षण विधियां गलत होंगी। इस प्रकार हमारा मनोविज्ञान त्रुटियों से हमारी रक्षा करता है। तो इस प्रकार ये जो टॉपिक है ये यहीं समाप्त होता है। इस टॉपिक से संबंधित नीचे कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, आप रफ नोटबुक में उनको हल करने की कोशिश करें। जो कुछ भी इसमें कमी रह जाती है तो आप इस वीडियो को एक बार दोबारा देखें। जो आपके कंपटीशन एग्ज़ाम हैं उनमें जो क्वेश्चन आते हैं वो करीब क्वेश्चन इन्हीं वीडियो से आपको दिखाई देंगे। अगले चैप्टर में हम देखेंगे शिक्षा मनोविज्ञान की विधियाँ। तो आज हम आपसे विदा लेते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।